आप लोग अपने पेपर में ना एक ब्लैंक चार्ट बना के जरूर रखा करो, जिससे कोई भी चीज मैं बताता हूँ ना तो उस पर नजर रहे आपकी। पूरा लिख के रखा करो, एक ब्लैंक कुंडली बना के, उसमें जिस तरीके से काल पुरुष की कुंडली बनती है लाल किताब की, वो बना के रखा करो। ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने दृष्टियां पढ़ी थी कि किस किस खाने से दृष्टि किस खाने पे जाती है। तो लाल किताब के हिसाब से भी दृष्टियां हमने पढ़ी, और बाद वाले घर में प्लैनेट की दृष्टियां किस तरीके से काम करती हैं, हमने वो भी पढ़ी। और हमने ये भी जाना कि कुछ दृष्टियों के कुछ अलग रूल्स भी होते हैं, कुछ प्लैनेट अपनी विशेष दृष्टि रखते हैं। उस विशेष दृष्टि से वो कुंडली पे अलग अलग भावों को वो देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दृष्टि वाला कॉन्सेप्ट आपको सारा क्लियर होगा। अगर नहीं भी क्लियर है तो बीच में कुछ पूछ भी सकते हैं, ग्रुप में आप मैसेज डाल सकते हैं, या क्लास के लास्ट में आपको कोई चीज अगर रह जाती तो आप पूछ सकते हैं। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दृष्टि के बाद में एक एक योग दृष्टि और काम करती है, जिसको बोलते हैं वाहमी मदद। वाहमी मदद का मतलब ये हुआ कि चाहे इसको ईश्वरी मदद बोल लीजिए, या किसी भाव में बैठकर कौन सा प्लेनेट किस प्लेनेट की मदद कर सकता है, इसको बोलते हैं लाल किताब की भाषा में वाहमी मदद या योग दृष्टि। फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट हमेशा अपने से पंचम भाव में बैठे हुए प्लेनेट की वो हमेशा मदद करेगा। जैसे फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ और फिफ्थ। जैसे मान लीजिए यहां पर राहु बैठा है, फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है, फिफ्थ हाउस में सूर्य बैठा है। तो लाल किताब का एक रूल होता है कि जब भी राहु लगन में आता है, फर्स्ट हाउस में जब भी सूर्य बैठा होता है, सॉरी राहु बैठा होता है, तो सूर्य कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो खराब हो जाता है, उसमें ग्रहण लग जाता है। लेकिन अब इस कंडीशन में ग्रहण नहीं लगेगा। फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट अपने से पांचवें भाव में बैठे हुए प्लैनेट की हमेशा मदद करेगा। तो यहां पर अगर राहु बैठा हो और पंचम भाव में सूर्य बैठा हो, तो राहु सूर्य की हमेशा मदद करेगा, राहु सूर्य को खराब नहीं करेगा। इसके अलावा कोई भी प्लैनेट हो, कोई भी प्लैनेट ले सकते हैं, मंगल हो, यहां पर शनि बैठा हो, तो मंगल शनि की हमेशा मदद करेगा। यहां पर जुपिटर हो, यहां पर चंद्रमा हो, तो गुरु चंद्रमा की हमेशा मदद करेगा। किसी भी भाव में बैठा हुआ प्लैनेट, मान लीजिए सेकंड हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा है, ए प्लैनेट बैठा है सेकंड हाउस में, तो अपने से पांचवें, एक दो तीन चार पांच, मतलब छठे घर में जो भी प्लैनेट बैठा होगा उसकी मदद कौन करेगा? दूसरे घर में बैठा हुआ प्लैनेट। तो सूत्र यह है, कोई भी प्लैनेट जिस भी हाउस में बैठा हुआ हो, अपने से पांचवें घर में जो भी प्लैनेट उसके बैठा होगा वो उसकी हमेशा मदद करेगा। हेल्प करेगा। तीसरे घर में अगर कोई भी प्लैनेट बैठा हो, तो सातवें घर में जो भी प्लैनेट बैठा होगा, तीसरे घर में बैठा हुआ प्लैनेट सातवें घर में बैठे हुए प्लैनेट की हमेशा वो मदद करेगा। फोर्थ हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हो, एर्थ हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हो, तो फोर्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट एर्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट की हमेशा मदद करेगा। इसी तरीके से सब में ये रूल लागू होगा। एट्थ हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा हो तो वो किसकी मदद करेगा? 12वें भाव में बैठे हुए प्लैनेट की मदद करेगा। अब इसको जो है ना, हम लाल किताब उपायों भी यूज करते हैं। कैसे कर सकते हैं ये बहुत, इसको बड़ा मतलब अगर आप गहराई से अगर आप समझोगे तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। एक तो एक बात ये हो गई कि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट पंचम भाव में बैठे हुए प्लैनेट की मदद करेगा, या
किसी भी हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हो, वो अपने से पांचवें हाउस में जो भी प्लेनेट बैठा होगा उसकी वो मदद करेगा। अब हम इसको दूसरी तरीके से भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट खराब हो रहा है, सॉरी, पंचम भाव में कोई प्लेनेट खराब हो रहा है। पंचम भाव में कोई प्लेनेट खराब हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर शुक्र बैठा है। पंचम भाव में बैठा हुआ शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य का घर है और बृहस्पति का घर है, दोनों ही शुक्र के शत्रु हैं। तो क्या हुआ? पंचम भाव में बैठा हुआ शुक्र अच्छी पोजीशन पे नहीं है, तो ये अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अब इस प्लेनेट को अगर हमको मदद देनी हो तो कहां से देंगे? फर्स्ट हाउस में कोई भी प्लेनेट अगर हम स्थापित कर देंगे तो इसको पंचम भाव में बैठे हुए शुक्र को मदद मिल जाएगी। अगर हम किसी दोस्त ग्रह को स्थापित कर देते हैं तो ये मदद और अच्छी मिलेगी। अगर हम किसी दुश्मन ग्रह को स्थापित कर देते हैं तो मदद तो मिलेगी, लेकिन कंडीशनल मदद मिलेगी। किसी वजह से चलो ठीक है, जैसे होता है ना दुश्मन ग्रह, अगर अगर आपका कोई शत्रु आपको मदद अगर करेगा तो वो कंडीशनल मदद करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई मित्र अगर आपकी मदद करेगा तो वो अच्छे से मदद कर सकता है, ठीक है। उसके मदद में कोई इफ और बट नहीं होगा। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पर बुध को बैठा दें फर्स्ट हाउस में, तो वो शुक्र की मदद करेगा। साथ में सूर्य को बैठा दें तो बुध और मजबूत हो जाएगा, तो वो शुक्र की और अच्छे से मदद कर पाएगा। क्या करेंगे हम उपाय? जिस व्यक्ति के शुक्र यहां पर बैठा होगा उसको मदद देने के लिए हम उसके गले में तांबे का गोल सिक्का, छेद वाला जो गोल सिक्का होता है वो पहना देंगे। आगे फर्स्ट हाउस में एनर्जी। तो कहने का मतलब यह है कि लाल किताब ने सिर्फ ये बोल दिया कि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट अपने से फिफ्थ हाउस में बैठे हुए प्लेनेट की मदद करेगा। किसी भी भाव में बैठा हुआ प्लेनेट अपने से पंचम भाव में बैठे हुए प्लेनेट की मदद करेगा। अब उस मदद को हमको देखना है कि हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। पंचम भाव में बैठा हुआ प्लेनेट हमेशा नाइन्थ हाउस में बैठे हुए प्लेनेट की मदद करेगा। अगर यहां पर कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ है और नाइन्थ हाउस में भी कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ है और फर्स्ट हाउस में भी कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, कुंडली लाल किताब के हिसाब से कुंडली में राजयोग लग गया, राजयोग हो गया उसकी कुंडली में। अगर किसी के कुंडली में फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस में प्लेनेट बैठे हुए हैं, पहला राजयोग। दो, छह, 10 में प्लेनेट बैठे हुए हैं, दूसरा राजयोग। तीन, 7, 11 में बैठे हुए हैं, तीसरा राजयोग। 4, 8, 12 में बैठे हुए हैं, एक ये राजयोग। 1, 5, 9 में क्रम से अगर प्लेनेट बैठे हुए हैं तो वो कुंडली बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है सब। अगर किसी को कोई डाउट हो ना तो हैंड रेस कर देना, ठीक है। इसको बोलते हैं योग दृष्टि वाहमी मदद। ये तो होगी योग दृष्टि। एक दृष्टि, एक युति, एक योग काम करता है फाउंडेशन के ग्रह। फाउंडेशन के ग्रह, फाउंडेशन के ग्रह का मतलब ये हुआ कि ये जो है ना एक दूसरे की फाउंडेशन बनते हैं।
जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस में कोई प्लान ग्रह बैठा हुआ है, तो इससे जो नाइन्थ हाउस में जो प्लैनेट बैठा होगा, वो नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट फर्स्ट हाउस में बैठे हुए प्लैनेट की फाउंडेशन बनेगा। मतलब फर्स्ट हाउस की फाउंडेशन कौन हुई? नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट। जैसे फर्स्ट हाउस में मान लीजिए कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है, नाइन्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है, तो मतलब क्या हुआ? फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस लगन है, मतलब हम खुद, हमारा शरीर। तो हमारी फाउंडेशन कौन हुआ? नाइन्थ हाउस में बैठ, नाइन्थ हाउस मतलब हमारे बुजुर्ग, हमारे फादर, हमारे बाबा, हमारे पूर्वज। तो अगर फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, नाइन्थ हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, आप कुंडली वाले से बोल सकते हैं कि आपकी, आपके घर वाले पूरी तरीके से हर काम में आपके साथ में खड़े रहते हैं। आपके फादर आपकी मदद करते हैं, आपके बाबा आपकी मदद करते हैं, आपके पूर्वज जो भी आपके पास में है, उनका वो आपके पूर्वजों का ये बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में, क्योंकि फाउंडेशन काम कर रही है यहाँ पर कुंडली में। फर्स्ट हाउस क्या है? हम खुद, शरीर। नाइन्थ हाउस पूर्वज। तो फर्स्ट हाउस की फाउंडेशन है नाइन्थ हाउस। सेकंड हाउस की फाउंडेशन कौन है? टेंथ हाउस। किसी भी घर में बैठा हुआ प्लैनेट, कोई भी किसी भी हाउस में बैठा, कोई भी प्लैनेट बैठा हो, उसकी फाउंडेशन बनेगा उससे नवा नवे हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट। सेकंड हाउस क्या है? धन। टेंथ हाउस क्या है? करियर। एक अच्छा करियर ही उसके धन की फाउंडेशन बन सकता है। थर्ड हाउस की फाउंडेशन बनेगा 11th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट। अगर आपकी इनकम अच्छी है, तो आप थर्ड हाउस से संबंधित जो भी, थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, जो चीज आप पाना चाहते हैं, जो आपकी डिजायर है, या जो चीज आपको पसंद है, जो आपकी हॉबी है, पुरुषार्थ, आपकी मेहनत, अगर 11th हाउस बहुत अच्छे से काम कर रहा होगा, आपकी इनकम बहुत अच्छी होगी, आपकी इच्छा पूर्ति हो रही होगी, तो आप थर्ड हाउस से संबंधित सारी चीजों को आपको आसानी से मिलेगी। आप उसको बहुत इजीली तरीके से पूरा कर पाएंगे। ठीक है? तो किसी भी हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा हो, उससे जो नाइन्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा होगा, वो उसकी फाउंडेशन बनेगा। फोर्थ हाउस की फाउंडेशन बनेगा 12th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट। आपको भूमि, भवन, वाहन, सुख तभी मिलेगा जब आप खर्चा करेंगे। फिफ्थ हाउस की फाउंडेशन बनेगा नाइन्थ, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट। पंचम भाव क्या है? संतान, आपकी बुद्धि, आपके पूर्व पुण्य भाव। ये कब अच्छे होंगे? जब आप खुद अच्छे होंगे। संतान भी आप ही की नकल करती है ना, जैसी आप होगे वैसी ना आपकी संतान होगी। तो इस तरीके से ये फाउंडेशन काम करती है। किसी भी हाउस में अगर आप देखो, उससे नवम भाव में अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, तो आप उस हाउस के रिजल्ट में वहां से संबंधित उसको मदद मिल रही है, मतलब उसकी फाउंडेशन बनी हुई है। ठीक है? ये क्लियर है? तो ये सारी, मतलब हर जगह ये लागू होगा। ठीक है? नाइन्थ हाउस की फाउंडेशन कौन बनेगा? फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट। नाइन्थ हाउस क्या है? आपका भाग्य। अगर आपकी संतान बहुत अच्छी है, तो आप अपने आप को किस्मत वाला समझिए। जिंदगी का एक टाइम एक ऐसा आता है ना, कि रुपया पैसा सब कुछ उसको आदमी ज्यादा कंसीडर नहीं करता है। अगर उसके बच्चे बहुत अच्छे हैं, अगर बच्चे उससे वो संतुष्ट है पूरी तरीके से, तो वो अपने आप को किस्मत वाला मानता है। टेंथ हाउस की फाउंडेशन कौन बनेगा? सिक्स हाउस। सिक्स हाउस क्या है? सेवा का। सिक्स हाउस है नौकरी का, सिक्स हाउस है सर्विसेज का। आपका करियर बहुत अच्छा तब चमकेगा जब आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे लोगों को। भाई,
किसी भी चीज में कोई भी पैसा अगर आप कमाते हैं, कोई भी आप करियर करते हैं, तो उसके बदले में आप अपनी सर्विसेज देते हैं ना। मैं अगर एस्ट्रोलॉजी से पैसा कमा रहा हूं तो मैं अपनी सर्विस दे रहा हूं ना आप लोगों को। मैं रियल एस्टेट का काम कर रहा हूं तो मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूं रियल एस्टेट को, तब मेरे पास में पैसा आ रहा है। तो ये फाउंडेशन बना। 11th हाउस की फाउंडेशन कौन बनेगा? 7th हाउस में। आपकी लाभ, आपकी इच्छा पूर्ति, आपकी डिजायर्स कब पूरी होंगी? जब आपका रिलेशन अच्छा होगा, जब आपका व्यापार अच्छा होगा। आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, आपका व्यापार नहीं है, आप ना ही अपनी डिजायर पूरी कर पाएंगे, ना ही जो है आप डेली अर्निंग कर पाएंगे। 11th हाउस आपकी खुद की अर्निंग है, जो आप खुद पैसा कमाते हैं। 11th हाउस बताएगा कि आप कितना पैसा कमाते हैं या आपकी अर्निंग है कि नहीं। सेकंड हाउस तो आपकी जमा पूंजी है, आपके एसेट है जो आप जन्मजात लेके आए हैं, वो है सेकंड हाउस। कितना, कितनी कोई चीज आप इकट्ठा कर पाएंगे, सिर्फ पैसा ही नहीं, सेकंड हाउस वो हर चीज है जो आप इकट्ठा करते हैं। जिनका सेकंड हाउस बहुत प्रबल होता है ना, वो चीजों को इकट्ठा करने में बहुत विश्वास रखते हैं। उनके कोई भी चीज, उनके बैंक में अगर पैसा नहीं रहेगा ना तो उनका मन बेचैन हो जाएगा। वो नए नए कपड़े खरीद के लाएंगे, उसको जाके इकट्ठा कर देंगे, अलमारी में जाके भर देंगे, पहने के वही पुराने वाले, लेकिन उनकी इकट्ठा करने की आदत। सेकंड हाउस कोई भी चीज इकट्ठा, आप ज्ञान को इकट्ठा कर रहे हैं, वो भी सेकंड हाउस से लेके आ जाता है। कोई भी चीज आप इकट्ठा कर सकते हैं, सेकंड हाउस से वो पता चलेगा। ठीक है, इस तरीके से 9th हाउस में कोई भी प्लैनेट होगा वो उस प्लैनेट की बुनियाद बनेगा। तो दो कॉन्सेप्ट हमने यहां पर देखे। एक तो अपने से 5वें घर में बैठे हुए प्लैनेट की, वो प्लैनेट अपने से जो 5वें घर में बैठा होगा उसकी वो मदद करेगा, और जिस हाउस में जो प्लैनेट बैठा होगा उसके जो 9th हाउस में होगा, वो 9th हाउस वाला प्लैनेट उसकी बुनियाद बनेगा। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट हमको याद रखने हैं। ये जब हम कुंडली की प्रेडिक्शन कर रहे होंगे या किसी कुंडली वाले को उपाय दे रहे होंगे, तो ये सारे जो है ना रूल हमको याद रखने पड़ेंगे। हमको दृष्टि भी याद रखनी पड़ेगी, हमको जो हमने जब तक जो जितनी भी दृष्टियां पढ़ी वो भी हमको याद रखनी पड़ेंगी, हमको ये भी याद रखना पड़ेगा। ये तो हो गई फाउंडेशन और एक दूसरे की मदद। ठीक है, अब जो है अपने से 10वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट हमेशा उस प्लैनेट को धोखा देगा। उसको बोलते हैं धोखे का ग्रह। जैसे फर्स्ट हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है, 10th हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है, तो फर्स्ट हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को 10th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट धोखा देगा। जो मैंने आपको स्लाइड दी है ना, उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। उसमें उल्टा लिख गया है कि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट टेंथ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को धोखा देगा, नहीं। अपने से जो 10वें घर में प्लैनेट बैठा होगा ना, वो धोखा देगा उस प्लैनेट को। फर्स्ट हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को कौन धोखा देगा? 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट। सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को कौन सा प्लैनेट धोखा देगा? 11th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट। थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को कौन धोखा देगा? 12th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट। धोखे का मतलब ये हुआ, सपोज यहां पर सूर्य बैठा हुआ है, ठीक है, यहां पर शनि बैठा हुआ है। अब यहां पर जैसे ही सैटर्न का पीरियड आ गया, क्या करेगा ये? फर्स्ट हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को खराब कर देगा। फर्स्ट हाउस क्या है? हम खुद, हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हम जो सोचते हैं, हमारे विचार, हमारी पर्सनालिटी, हमारे बोलने का तरीका, हमारा ऑरा, हमारा कॉन्फिडेंस,
समाज के लोग हमको किस रूप में देखते हैं, ये सारा फर्स्ट हाउस है, इन सबको खराब कर देगा जैसे ही 10th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट का टाइम आ गया। वो धोखा देगा, देगा जरूर। और सैटर्न जब भी 10th हाउस में बैठा हो, वो बर्दाश्त ही नहीं करता कि फर्स्ट हाउस में कोई भी प्लेनेट बैठे। वो हमेशा फर्स्ट हाउस में बैठे हुए प्लेनेट को सबको खराब कर देगा। अगर यहाँ पर 10th हाउस में सैटर्न है और फर्स्ट हाउस में जो भी प्लेनेट बैठा होगा उसको खराब कर देगा। ठीक है? तो अपने से 10वें घर में बैठे हुए प्लेनेट उस ग्रह को धोखा देते हैं, इसको बोलते हैं धोखे का ग्रह। किसी भी हाउस में सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लेनेट को 11th हाउस वाला धोखा देगा, थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लेनेट को 12th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट धोखा देगा, फोर्थ हाउस में बैठे हुए प्लेनेट को फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट धोखा देगा। ठीक है? तो अपने से 10वें घर में जो भी प्लेनेट बैठा होगा वो उसके लिए धोखे का ग्रह बनेगा। ठीक है? अब यहां पर इंटेंसिटी थोड़ी सी ये हमको ध्यान रखनी है। अगर कोई शत्रु प्लेनेट धोखे का ग्रह बन रहा है तो वो बैंड बजा देगा। अगर कोई मित्र ग्रह धोखे का बन रहा है तो धोखा देगा, लेकिन थोड़ी सी बख्श देगा, उस प्लेनेट को थोड़ा सा बख्श देगा। और ये धोखा कब काम करता है? जैसे ही उस प्लेनेट का समय आ जाए, सूर्य का भी समय आ जाएगा तब भी वो धोखा खाएगा। टाइम आ गया ना उस प्लेनेट का। चाहे धोखा देने वाला का टाइम आ जाए, चाहे धोखा खाने वाले का टाइम आ जाए, वो एनर्जी तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी उसी साल जो है। अब जैसे मान लीजिए जन्म कुंडली में ऐसा नहीं बना है, जन्म कुंडली जो आपकी है उसमें ऐसी सिचुएशन नहीं बनी है कि फर्स्ट और 10th में कोई प्लेनेट बैठा हो, लेकिन वर्षफल बदलता रहता है। तो मान लीजिए किसी वर्षफल में ऐसी सिचुएशन बन गई, तो उस साल आपको सावधान हो जाना है। उस साल हमको उस हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट धोखा दे सकता है। क्या करेंगे हम उपाय? या फिर 10th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट को हम हटाएंगे, या फिर फर्स्ट हाउस में बैठे हुए प्लेनेट को हम हटाएंगे। दो ही उपाय बनते हैं कि वो धोखा ना दे पाए अपने टाइम पीरियड पे। ठीक है? तो हमने पढ़ा योग दृष्टि, फाउंडेशन के ग्रह, और ये लास्ट वाला क्या था? धोखे के ग्रह। धोखे के ग्रह। ठीक है? अब एक कॉन्सेप्ट होता है जो दो प्लैनेट अगर अगल बगल घर में बैठ जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ सूर्य बैठा है और यहाँ चंद्रमा बैठ जाए सेकंड हाउस में, तो ये जो बीच की जो दीवार है ना, ये इसको बोलते हैं ज्वाइंट वॉल। दो हाउसेस के बीच में जो लाइन होती है उसको बोलते हैं ज्वाइंट वॉल। अब ज्वाइंट वॉल को आप इस तरह समझो कि दो घर हैं अड़ोस पड़ोस के, एक घर ये है पड़ोस में, एक घर ये है। अब यहां पर अगर दोनों घरों में मित्र ग्रह होंगे, ठीक है, दो पड़ोसी घर हैं, उसमें उसमें मतलब दोनों अगर मित्र होंगे आपस में, तो बड़ा हंसी खुशी मिल बांट के रहेंगे, चीजें शेयर करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, तो मतलब बड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे। जब भी कोई समस्या आएगी तो आपस में बैठ के जो है ना समस्या का समाधान करेंगे, एक दूसरे को अपनी समस्या बताएंगे। ठीक उसी तरीके से ये एनर्जी काम करती है। ये दोनों प्लैनेट बड़े ही कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाते हैं अगर दोस्त ग्रह हैं तो। लेकिन अगर शत्रु ग्रह है तो आप इस तरीके से मानो जैसे आप किसी अपने घर में रह रहे हो और आपका पड़ोसी जो है कोई इस तरीके का आदमी आ जाए जो बिल्कुल भी आपको अच्छा ना लगे, तो आप क्या करोगे? आप उससे मतलब नहीं रखोगे। ऐसा थोड़ा ना कि आप लड़ाई करोगे, मतलब नहीं रखोगे। सेम वही कंडीशन यहां पर भी लगेगी। अगर दो प्लैनेट अगल बगल वाले घरों में बीच की ये ज्वाइंट वॉल है, अगर मान लीजिए यहां पर जैसे चंद्रमा है, यहां पर अगर शनि आ जाए, तो ये शत्रुता नहीं निभाएंगे, लेकिन एक दूसरे से मतलब नहीं रखेंगे। मतलब तो अपने घर से मतलब रख, मैं अपने घर से मतलब रख। ये इंडिविजुअल अपने अपने घर की एनर्जी के रूप में काम करेंगे।
लेकिन अगर दो मान लीजिए मित्र ग्रह है, सूर्य और चंद्रमा, वो या कोई भी हो सकते हैं दो मित्र ग्रह, अगर दो मित्र ग्रह हैं तो ये जो है मिल के काम करें। आप इनको मिली हुई एनर्जी के रूप में भी काउंट कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं जॉइंट वॉल। तो वही है जॉइंट वॉल में, यही है कि अगर मित्र ग्रह हैं तो अच्छे से काम करेंगे, मतलब एक तरीके से यूटी में काम करेंगे, है ना, एक दूसरे की मदद करेंगे। और अगर शत्रु ग्रह है तो एक दूसरे से मतलब नहीं। यहां तक कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, आगे बढ़ा करने तो कोई चीज ना समझ में आई हो। तो फाउंडेशन के ग्रह में भी यही अप्लाई होता है, कि वो एक दूसरे की मतलब की मदद करेंगे। फाउंडेशन फर्स्ट और नाइन्थ हाउस वाला जो अभी आपने पढ़ाया है उसमें भी शत्रु ग्रह और मित्र ग्रह अप्लाई होगा सर? देखो, आप इस तरह समझो, जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस में अशुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट हाउस में इस तरीके के प्लैनेट बैठे हुए हैं जो फर्स्ट हाउस को खराब कर रहे हैं। नीच का शनि मान लीजिए बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और नाइन्थ हाउस में शनि का शत्रु ग्रह बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए सूर्य बैठा हुआ है। अब यहां पर वो सिचुएशन हो गई कि उस व्यक्ति के जो बुजुर्ग हैं जो फाउंडेशन में बैठे हुए हैं, वो एक बहुत रुतबे वाले एक पोजीशन पे है, बहुत अच्छी पोजीशन पे है। लेकिन ये खुद ये जो व्यक्ति है, इसके लगन में ऐसा है, ये पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है, उल्टे सीधे काम करता है, सब कुछ इस तरीके से करता है। तो जो उसके बुजुर्ग हैं, जो उसके फादर हैं या उसके जो बाबा लोग हैं, फाउंडेशन तो तब भी उसकी बनेगी ना, इसी एक्सक्यूज मी तरीके सर। से काम करते हैं। अगर शत्रु भी है ना, तब भी वो उसकी फाउंडेशन बनेंगे। मित्र हैं तब भी फाउंडेशन बनेंगे, वो तो रूल लगेगा ही लगेगा। इसीलिए जैसे मैंने फर्स्ट हाउस में आपको जब मदद वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तो राहु और सूर्य आपस में शत्रु ग्रह है, लेकिन फिर भी राहु सूर्य की मदद कर रहा है। तो ये मदद वाला और ये जो फाउंडेशन वाला कॉन्सेप्ट, ये शत्रुता और मित्रता पे निर्भर नहीं करेगा, ओके सर। ये करेंगे ही करेंगे। ये अनकंडीशनल मोहब्बत है तो ये इन हाउसेज में, इसीलिए तो राजयोग बन रहा है। ओके किसी सर। के देखो, 1 5 9 क्या है? पराशरी ज्योतिष अगर आप के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तो 1 5 9 धर्म त्रिकोण है। जिसके भी 1 5 9 हाउसेस में प्लैनेट बैठे होंगे ना, वो बड़ा आइडियल व्यक्ति होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूजा पाठ करने वाला होगा, मंदिर के चक्कर लगाने वाला होगा, आइडियल व्यक्ति होगा। 2 6 10 में प्लैनेट जिसके भी बैठे होंगे, तो उसका जो फोकस होगा ना, वो पैसे के प्रति ज्यादा होगा। 3 7 11 में जिसके भी प्लैनेट बैठे होंगे, वो डिजायरेबल पर्सनालिटी बहुत होगा, उसके अंदर डिजायर बहुत होगी और पूरी भी होंगी। 4 8 12 में जिसके प्लैनेट बैठे हुए हैं, वो लेट गो एटीट्यूड का होगा। जैसे कहते हैं ना, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि बस मैंने बहुत जिंदगी जी ली, सारा सब कुछ मैंने भोग लिया, अब बस मोक्ष मुझे मिल जाए किसी भी तरीके से। वो मोक्ष मोक्ष का ही रोना रोते रहेंगे हमेशा। इस तरीके से इन हाउसेस की एनर्जी काम करो। उठा लो किसी का भी चार 4 8 12 वाले का, भले ही वो भी नहीं कह रहा है, लेकिन एक टाइम पे जरूर ऐसा समय आएगा वो कहेगा बस मैं तृप्त हो गया इस दुनिया से, अब सीधे मुझे मोक्ष मिल जाए, अब मैं दोबारा इस धरती पर ना ही आऊं। ठीक है, और ऐसा होता भी है 4 8 12 में अगर जिसके भी प्लैनेट होंगे तो ये मोक्ष त्रिकोण होता है। सर फिर एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर जिसके फर्स्ट हाउस में कोई ग्रह ही ना हो और ना नाइन्थ में हो, तो फर्स्ट हाउस में कोई ग्रह ना हो और नाइन्थ हाउस में कोई ग्रह ना हो, हाँ, तो फिर उसकी तो कोई ना फाउंडेशन है ना उसका कुछ सेल्फ बना।
हाँ तो ऐसा होगा, हर किसी कुंडली में थोड़ा ना बैठा होगा 1 5 9 में। हर किसी को कहाँ किसी से मदद मिलती है, कुछ सेल्फ मेड पर्सनालिटी होते हैं। तो मतलब ऐसा पर्सन फिर मतलब अच्छा सरवाइव करेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेगा। वो देखो, ये एनर्जी ऐसा नहीं है कि उस हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है तो वो हाउस काम नहीं कर रहा है। वो हाउस काम कर रहा है। यहां पर यहां पर फाउंडेशन का मतलब ये हुआ कि जो भी प्लेनेट वहां पर बैठे होंगे ना, उससे संबंधित जो चीजें होंगी उसकी वो फाउंडेशन बनेगा। उस प्लेनेट से संबंधित चीज होंगी। जैसे मान लीजिए 9th हाउस में मरकरी बैठा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा हुआ है। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की जो सिस्टर या बुआ या बहनें हैं, वो इसके भाई को फाउंडेशन है, मदद करती होंगी। इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ओके। कितनी सिचुएशन आप इस स्थिति की लगा सकते हैं, ये सोचो। जितना आप जो है ना किसी भी चीज पे, ये एस्ट्रोलॉजी तो में ये जितना बहुत जो है ना अच्छा। चीजों की आप सोचोगे ना, हाँ। उतनी चीजें निकल के आएंगी। फिक्स कुछ है ही नहीं। ये एस्ट्रोलॉजी तो बहुत विस्तृत रूप है। एक यस हाउस, ये एक ग्रह से आप बहुत सारी प्रेडिक्शन निकाल सकते हो। सर थैंक यू सर सर। दो क्वेश्चन है। जी पूछिए। सर एक तो ये फाउंडेशन वाले में हम्म अगर तो जैसे कहा कि वो जैसे फादर है या सिस्टर है या बुआ है कोई है, अगर वो चला जाए तो उसकी जो पहले से तो सपोर्ट थी, जब वो चला गया फिर सपोर्ट हट गई। हम्म। ऐसा भी ऐसा मान सकते हैं ना हम, मतलब अरे अगर तो चला गया। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ रिश्तेदार ही तो सब कुछ नहीं होते ना, और भी तो चीजें होती हैं। जैसे 9th हाउस में चलो ठीक है, बुजुर्गों का है, फादर का है, सबका है। एक हाँ जी। भाग्य का भी तो है। भाग्य कहाँ उसको छोड़ के चला हाँ जाए। भाग्य से हाँ बिल्कुल ठीक है सर। और सर टेंथ दूसरा। हाउस, जैसे 10th हाउस की बात करें, टेंथ जी। हाउस बहुत सारी चीजों का, 10th हाउस गवर्नमेंट का भी कारक है, 10th हाउस करियर का भी है। अच्छा ठीक है, मतलब उसमें सारे बैठा मतलब। हुआ प्लेनेट, उसमें जो भी प्लेनेट बैठा होगा, वो उसकी मान लीजिए अगर फाउंडेशन बन रहा है, तो उस प्लेनेट से संबंधित सिर्फ एक चीज नहीं है ना, बहुत सारी चीजें हैं। सारी चीज उनको सारा पैरामीटर को हाँ देख कर कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये जॉइंट वॉल वाले में जो जैसे फर्स्ट से सेकंड है, अगर मान लो 12th से फर्स्ट भी वो भी वो एप्लीकेबल भी होता है। ज्वाइंट वॉल ही हुई। वो भी वो भी ज्वाइंट वॉल जॉइंट वॉल मानी है जाएगी। पिछली भी। ओके। हाँ हाँ बिल्कुल, पीछे हो चाहे आगे हो, वो ज्वाइंट वॉल ठीक ही है। मानी जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, चलिए। तो हमने पढ़ा वाहमी दृष्टि, फाउंडेशन, ज्वाइंट वॉल, और क्या था एक, धोखे का ग्रह। धोखे का ग्रह। ठीक है। हाँ ठीक है। अब जो है ग्रहों की आपसी टक्कर, किसी भी हाउस में बैठे हुए प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट बैठा हो, वो अपने से 8वें घर में बैठे हुए प्लैनेट को टक्कर मारता है और उसको खराब कर देता है। फर्स्ट हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा होगा और 8th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा होगा, तो फर्स्ट हाउस 8th हाउस को टक्कर मारेगा और 8th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को खराब कर देगा। ये टक्कर अगर मित्र ग्रह की होगी तो इम्पैक्ट कम होगा, या इस तरीके का इम्पैक्ट होगा कि हमने इसको सुधारने के लिए इसको डांटा, मारा, पीटा, इस टाइप की टक्कर काम करेगी और उसके जो रिजल्ट आएंगे वो शुभ रिजल्ट आएंगे। जैसे कहते नहीं है कि आ, हमने इसको, जैसे कुम्हार ने घड़े को पीट पीट कर उसको एक आकार दे दिया। अगर मित्र ग्रह की टक्कर पड़ेगी तो इस तरीके से वो एनर्जी काम करेगी वहां पर। और अगर किसी शत्रु ग्रह की अगर टक्कर पड़ेगी तो उस प्लेनेट को बिल्कुल बर्बाद कर देगी। सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट 9th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट को टक्कर मार के उसको खराब कर देगा। थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट 10th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट को टक्कर मार के खराब कर देगा, 8वीं टक्कर। फोर्थ हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट 11th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट को
टक्कर मार के खराब कर देगा। फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट 12th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट को टक्कर मारेगा। सिक्स हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट फर्स्ट हाउस। किसको टक्कर मारेगा? फर्स्ट हाउस में बैठे हुए प्लेनेट को टक्कर मारेगा। इसी तरीके से हर हाउस में कोई भी प्लेनेट जिस हाउस में बैठा होगा उसके 8th हाउस में जो भी प्लेनेट बैठा होगा उसको टक्कर मार के वो खराब कर देगा। अगर वो टक्कर किसी मित्र ग्रह की हुई तो उसका इंपैक्ट कम होगा, या उसका इंपैक्ट ऐसा होगा कि उसमें से रिजल्ट खराब नहीं होंगे, रिजल्ट अच्छे ही निकल के आएंगे। लेकिन अगर शत्रु ग्रह की टक्कर पड़ेगी तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब होगी, तो फिर वो प्लैनेट खराब ही होगा, उसके हमको उपाय करने ही करने पड़ेंगे। और ये टक्कर बहुत काम करती है। सबसे पहले जब भी कोई कुंडली आप उठाओ तो उसमें जो है ना, ये कुछ चीजें आपको देखनी होंगी कि उस कुंडली में ये सब टक्कर तो नहीं पड़ रही है ना। इसके बाद में एक होता है अचानक चोट। ये तो टक्कर हो गया कि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ कोई भी, किसी भी हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट अपने से 8वें में बैठे हुए प्लैनेट को टक्कर मारेगा। एक होता है अचानक चोट। अचानक चोट क्या होता है? फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट 11th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को अचानक चोट मार सकता है। 12th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को अचानक चोट मार सकता है, और 10th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट 12th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को अचानक चोट मार सकता है। ये एक दूसरे को अचानक चोट मारते हैं। वैसे वर्षा फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट 11th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को चोट मार सकता है। 11th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट फर्स्ट हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को चोट मारता है। थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट फर्स्ट हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को चोट मारेगा। फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को चोट मारेगा। इसी तरीके से सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट फोर्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को चोट मारेगा, और फोर्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को चोट मारेगा। अब सपोज 11वें घर में भी कोई प्लैनेट है, फर्स्ट हाउस में भी कोई प्लैनेट है, थर्ड हाउस में भी कोई प्लैनेट है। अब ये इधर से चोट मारेगा, ये इधर से चोट मारेगा। फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ जो भी प्लैनेट होगा उसको तो गया काम से। इसी तरीके से नीचे वाले हाउस में भी फोर्थ हाउस सिक्स हाउस को अचानक चोट मारता है, सिक्स हाउस फोर्थ हाउस को अचानक चोट मारेगा, पंचम भाव सप्तम भाव को अचानक चोट मारेगा, सप्तम भाव पंचम भाव को अचानक चोट मारेगा। सेम इसी तरह यहां पर सातवें घर में बैठा हुआ प्लैनेट 9th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को चोट मारेगा। 9th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट 7th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को चोट मारेगा, और 8th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को चोट मारेगा, और 10th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट 8th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को चोट मारेगा। ये चोट कब पड़ेगी? जैसे ही उस प्लैनेट का पीरियड चल रहा होगा, चाहे महादशा में, चाहे अंतरदशा में, चाहे लाल किताब दशा में, चाहे लाल किताब के बीच में जो दरमियानी दशा चलती है, मतलब लाल किताब की जो अंतरदशा चलती है, चाहे वो पीरियड चल रहा हो, या वर्ष फल में ऐसी सिचुएशन बनी हो तब भी, या आपके लगन चार्ट में, मतलब जो आपकी जन्म पत्री है उसमें ऐसी सिचुएशन बनी हो तब भी, तो हमको दो चीजें हमको ध्यान देनी है। कुंडली जैसी अगर आपके पास में कुंडली कोई आए तो सबसे पहले उसकी 8वीं टक्कर देखो, फिर उसके बाद में अचानक चोट देखो। सेकेंड हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हो, फोर्थ हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हो, सिक्स हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा हो, फोर्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट के रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। जब भी टाइम पीरियड आएगा ये खराब होगा ही होगा। फोर्थ हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हो, सिक्स हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हो, ये एक दूसरे को अचानक चोट मारेंगे, यहां भी स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरीके से ये अचानक चोट और ये घरों की जो आपसी टक्कर है ना, ये इस तरीके से काम करती है। ये कुंडली में देखना बहुत जरूरी होता है। यहां पर भी यही सिचुएशन लगेगी, ये बताना भूल गया मैं, फोर्थ हाउस और ये वाली, यहां पर भी बीच में भी यही चीज काम करती है।
फोर्थ हाउस में बैठा हुआ इसको चोट, और फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ इसको अचानक चोट मारे। बस ये हमको देखना है कि इनका जो टाइम पीरियड आएगा तब ये एक दूसरे को, ये इनकी चोट पड़ेगी। ठीक है, कुछ इसमें डाउट हो तो पूछिए। कोई भी डाउट हो। हाँ सर, अगर टक्कर दो जनों को लग रही है, हम्म जैसे एट्थ में बैठा हुआ प्लेनेट हम्म सेकंड हाउस पे अ, अगर टक्कर कर रहा है, तो दो जनों को अगर टक्कर लग रही है, एक मित्र है और एक शत्रु है, हम्म तो जैसे आपने बोला मित्र वाले को कम इम्पैक्ट होगा और शत्रु हम्म, वालों पे ज्यादा इम्पैक्ट होगा, मतलब प्लैनेट अलग अलग काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर टक्कर दोस्त को पड़ रही है तो इम्पैक्ट कम आएगा। ठीक है, हम्म। और अगर शत्रु अगर टक्कर खा रहा है तो उसके ऊपर असर ज्यादा आएगा। अब इसको जो है ना, उपाय जब भी कुंडली की हम प्रिडिक्शन करेंगे, जब भी कोई चार्ट हमारे सामने आएगा, तो हमको सिचुएशन देखनी होगी कि इस टक्कर में हमको हटाना किसको है। भाई मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए यहां पर शनि बैठा हो, ठीक है, और हाँ यहां जी। पर मंगल बैठा हो। अब मंगल शनि को आठवीं टक्कर मार रहा है, और आठवीं टक्कर मार के शनि को खराब कर रहा है। तो यहाँ हाँ पे जी। हम किसको हटाएंगे? यहाँ पर हम शनि को नहीं हटाएंगे, क्योंकि शनि तो अपने घर में बैठा हुआ है, वो तो मजबूत पोजीशन में बैठा हुआ है। यहाँ हम मंगल को मंगल को हटाएंगे। हटाएंगे यहाँ से। ओके। इस टक्कर को खत्म करेंगे सबसे पहले। जन्म जन्म पत्री में, जन जो आपका मेन चार्ट है उसमें, वर्ष फल तो छोड़ो। वर्ष फल तो वो है जो एक बार जो आपने पैदा होके जो अपना जो पेड़ लगाया है ना, वो हर साल जो फल देगा वो है वर्ष फल। अगर पेड़ ही खराब हो गया, पेड़ का ही ट्रीटमेंट अगर नहीं किया, तो फिर फल तो खराब आएंगे ही आएंगे। तो पहला ट्रीटमेंट अपने जन्म पत्र, वहां से ये उपाय पहले से स्टार्ट होंगे। तो ये टक्कर के उपाय वो कुंडली की सिचुएशन देख के हम करेंगे कि किस प्लैनेट को हटाना। कोई जरूरी नहीं कि टक्कर वाले को हटाना हो, हम उसको भी हटा सकते हैं, जो प्लैनेट टक्कर दे रहा है उसको भी हटा सकते ठीक है। हैं। ठीक है, सर ये सेम सिचुएशन ये चार वालों की भी लगेगी सर आपस में, सॉरी, ये जो डबल है सर ऊपर नीचे जो। अचानक चोट। हाँ सर, हाँ उस वही ऑप्शन, वही वही रूल लागू होगा जैसे फर्स्ट टू एट है। हाँ बिल्कुल, अचानक चोट में भी यही होगा। मतलब अचानक वैसे चोट में भी यही होगा। यहां पर भी प्लैनेट जो है ना, एक दूसरे को अचानक चोट मारेंगे जब उनका टाइम पीरियड चल रहा होगा। अचानक चोट तभी काउंट होगी जब उनका टाइम पीरियड चल रहा होगा। राइट। और ये तभी जो है ना चीजें देखने को आपको मिलेंगी। नहीं सर, जैसे अभी आपने बताया ना, जैसे मंगल और शनि, शनि अपने ही घर में बैठा है, हम्म तो ऐसे में ही ये साथ वाले में अगर कोई अपने घर का स्वामी बैठा है उधर पक्के अपनी हम्म, पोजीशन पे, तब और भी चोट उससे खाएगा, ऊपर, तब भी अचानक चोट तभी खाएगा। इसमें सब, तो इस अचानक अचानक के चोट में, अंदर जो उपाय है सर। अचानक हाँ चोट जी, में मित्रता और शत्रुता वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वो नहीं, ठीक है। यहां पर अचानक चोट पड़ के उसको खराब होना ही होना है। बस एक तरह से मतलब उसके सिर पे पत्थर मारेगा जरूर वो, हाँ बिल्कुल एक तरह बिल्कुल। से ऐसी हाँ निशान। हाँ, ठीक है। ठीक है, क्लियर होगा मेरे ख्याल से यहाँ पर। सर ऐसे ही सेम जैसे हमने ये जॉइंट वॉल वाला किया है, हम्म जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड में आपने मून और सन का एग्जांपल दिया। हम्म अब मून के साथ कोई सैटर्न भी बैठा हुआ है, सन का मून तो फ्रेंड हुआ और सैटर्न शत्रु हुआ, तो मतलब वो मून का साथ देगा और सैटर्न का नहीं देगा, ऐसा है। क्योंकि जॉइंट वॉल में दो फ्रेंड्स तो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, रिजल्ट्स देंगे, पर अगर साथ में दुश्मन भी बैठा हुआ और फ्रेंड भी बैठा हुआ है, तो उस दुश्मन से कोई तब सर। मतलब नहीं होगा। अच्छा, बस वो फिर सिर्फ वो अपने फिर दोस्त के अलग साथ अलग अपने मिलकर काम इंडिविजुअल करेंगे। जो जिस हाउसेस में जिस रूप में बैठे हुए हैं उसी तरीके से काम हम्म, करेंगे। ठीक है सर।
है ना। जैसे आप जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस में आप प्लैनेट ले लो, बुध को ले लो, ठीक है। फर्स्ट हाउस में आपने बुध को ले लिया, और हम्म। सेकंड हाउस में आपने राहु को ले लिया। ओके। अब फर्स्ट हाउस में बुध को लिया, सेकंड हाउस में राहु को लिया, तो इस प्लैनेट की एनर्जी के हिसाब से ये प्लैनेट दोनों ही गड़बड़ है यहाँ पर, क्योंकि ये मंगल का घर है और यहाँ पर वो आ गया मरकरी, और ये जो दूसरा है ये वीनस का घर है और जुपिटर का घर है, यहाँ पे आ गया राहु। ठीक है। लेकिन हाँ जी। ये जो है ना आपस में मिलके काम करेंगे, ये खुद प्लैनेट एक दूसरे की मदद हमेशा करेंगे। मदद कैसे करेंगे? बुध है हमारा दिमाग, राहु है हमारे विचार। तो यहाँ हम्म। पर दोनों अगल बगल ज्वाइंट वॉल में बैठे हुए हैं। जब भी ऐसे इंसान को किसी आ, मतलब कोई निर्णय लेना होगा या किसी चीज के बारे में सोचना होगा, तो इसका दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा। दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़ के काम करेंगे, बुध एंड राहु, है ना। इसी तरीके से सारे सारे प्लैनेट्स की एनर्जी को हम देखेंगे। अगर सात ही ग्रह बन रहे हैं अगल तो बगल फ्रेंड्स ज्वाइंट तो वॉल में हम बैठे, बस वो एक दूसरे का साथ दे देंगे, और अगर कोई एनिमी बैठा हुआ है तो उसके साथ कोई मतलब नहीं उनको है। मतलब नहीं है। वो अपने अपने घर से मतलब रखेंगे। तुम बुध हो भाई, तुम अपने घर से मतलब रखो, मैं केतु हूं, मैं अपने घर से मतलब रखता हूँ। मैं अपने घर के रिजल्ट दूंगा, तुम अपने घर के रिजल्ट देना। तुम अपनी हाँ, वो मदद तो सर करो, मैं समझ अपनी में आ मदद गया करूँ। था। बस वो मेरा इसलिए पूछने का था कि अगर दोनों इकट्ठे बैठ जाए, उनमें से एक फ्रेंड है और एक शत्रु है, तो बस वो हाँ फ्रेंड का हाँ, साथ दे बिल्कुल लेगा और बिल्कुल, शत्रु फ्रेंड को का साथ देंगे, शत्रु से कोई मतलब नहीं होगा उनका। वही वही मैं मतलब बता नहीं रहा हूँ। रखता। ठीक ठीक है है। सर, थैंक हाँ जी। ये 2 दिन में जो दो क्लास हुई है ना, दृष्टि वाली और ये जो आज की क्लास हुई है, वाहमी मदद, फाउंडेशन, टक्कर, अचानक चोट, पूरी लाल किताब बस इसी 2 क्लास पे आधारित है पूरी। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, तो सारा चीजें क्लियर होती चली जाएंगी आगे। यही घूम फिर के जो बेसिक्स होते हैं ना, बेसिक ही आगे सूत्र लगते हैं। जो आगे प्रिडिक्शन आएंगी कि इस घर में बैठ के ये प्लेनेट, अगर इस घर में ये प्लेनेट बैठा होगा तो इस घर में ये प्लेनेट खराब हो जाएगा, तो यही सब रूल लगते हैं। ये सारे रूल्स हमको याद होने चाहिए। एक कॉन्सेप्ट होता है नाबालिग कुंडली। नाबालिग कुंडली वो कुंडली होती है जो बचपन में 1 से लेके 12 साल तक, 12 साल की शुरुआत तक, 12वीं साल शुरू होने से पहले तक, उस कुंडली सक्की स्वभाव की होती है। मतलब उस बच्चे के साथ में कुछ भी हो सकता है। बहुत भयानक बीमारी हो सकती है, अचानक चोट लग सकती है, अचानक एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उस बच्चे के साथ में, 1 से लेके 12 साल, 12वीं साल की शुरुआत तक। और यही सेम सिचुएशन हो जाती है 70 साल के बाद। 70 साल के बाद भी उस व्यक्ति को कुछ भी हो सकता है, जिसकी नाबालिग कुंडली है। नाबालिग कुंडली बनती कैसे है? 1, 4, 7, 10, इसको लाल किताब में बोला गया है मुट्ठी वाले खाने, बंद मुट्ठी। पराशरी ज्योतिष में उसको केंद्र हाउसेस बोला गया है। अगर 1, 7, 4, 10 में कोई भी प्लैनेट नहीं है, 1, 4, 7, 10 खाली है, तो ये नाबालिग कुंडली होगी। दूसरी सिचुएशन, 1, 7, 4, 10 में कहीं पर भी बुध बैठा है अकेला, तो ये नाबालिग कुंडली होगी। या तीसरी सिचुएशन, शनि,
राहु या केतु ये बैठे हुए 1 7 4 10 में, तो ये नाबालिग कुंडली होगी। 3 सिचुएशन में कुंडली नाबालिग बनती है। या फिर 1 7 4 10 में कोई भी प्लैनेट ना बैठा हो तो वो कुंडली नाबालिग कुंडली होगी। या सिर्फ बुध बैठा हो तो वो नाबालिग कुंडली होगी। या फिर शनि हो, राहु हो या केतु हो तो वो कुंडली नाबालिग कुंडली होगी। तो इस कुंडली की 1 से लेके 12वें साल की शुरुआत होने तक ये सबकी होती है। कोई पता नहीं होता कि इस बच्चे के साथ में क्या हो सकता है। और यही सेम सिचुएशन जो है हो जाती है 70 साल के बाद कि इस व्यक्ति के साथ में क्या होगा। तो इस तरीके से हमको कोई भी कुंडली आए तो इसको, इस कॉन्सेप्ट को हमको नहीं भूलना है। इनको प्रेडिक्शन करने का, इसका उपाय करने का तरीका ही सबसे अलग होता है। तब तक 12 साल तक या 70 साल के बाद इस पे हम और सारे लाल किताब के रूल्स तो बाद में लगाएंगे, लेकिन इसके कुछ रूल्स अलग होते हैं इस कुंडली को दुरुस्त करने के। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए अगर कोई भी आती है तो कुंडली में सबसे पहले हमको यही देखना है कि यहाँ पर क्या सिचुएशन बनेगी। तो अगर मान लीजिए किसी की नाबालिग कुंडली मिलती है, 1 7 4 10 खाली है, यहाँ पर कोई भी प्लेनेट नहीं है, तो इसमें इसमें कुछ सूत्र हैं। जैसे जैसे बच्चे का पहला साल चल रहा हो, पहला साल अगर बच्चे का चल रहा हो और उसको बुरे रिजल्ट आ रहे हो, बुरे रिजल्ट मतलब वो बहुत ज्यादा परेशान हो, उसकी स्थिति बहुत गड़बड़ हो, बीमार बहुत रहता हो, तो उसकी कुंडली को देख हम कैसे उपाय करेंगे। तो पहला साल जो होगा ना, पहला साल जो होगा ना, पहले साल में हम देखेंगे शुक्र को और देखेंगे 7th हाउस को। 7th हाउस में जो भी प्लेनेट बैठे होंगे हम उससे उपाय करेंगे। और शुक्र को कुंडली में देखेंगे कि शुक्र किस अवस्था में है। शुक्र अगर खराब हो रहा है तो शुक्र को हम सही करेंगे। या खाना नंबर 7 में हम देखेंगे कि खाना नंबर 7 तो पाप प्रभाव में नहीं है, तो खाना नंबर 7 के उपाय करेंगे पहले साल में, अगर पहले साल में बच्चे की स्थिति खराब होगी। ठीक है, दूसरे साल में मान लीजिए दूसरा साल है तो दूसरे साल में 4th हाउस को हम देखेंगे कि 4th हाउस की स्थिति क्या हो रही है। और हम चंद्रमा को देखेंगे कि चंद्रमा कहीं अशुभ तो नहीं हो रहा है। अगर दूसरे साल में बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो फिर हम 4th हाउस पर नजर डालेंगे और हम चंद्रमा को देखेंगे। तीसरे साल में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो तीसरे साल में हम 9th हाउस को देखेंगे और जुपिटर को देखेंगे, जुपिटर को देखेंगे और 9th हाउस को देखेंगे। अगर तीसरे साल अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उस कंडीशन में हम 9th हाउस के प्लैनेट को चेक करेंगे, कहीं 9th हाउस तो खराब नहीं हो रहा है, 9th हाउस में कोई शत्रु ग्रह तो नहीं है, 9th हाउस में कोई 9th हाउस के अगेंस्ट कोई पापी प्लैनेट तो नहीं बैठ गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर राहु बैठ जाए और तीसरे साल जो है बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो हमको राहु के उपाय करने होंगे। 900 ग्राम ज्वार लेके हमको जल प्रवाह करना होगा। या जुपिटर खराब स्थिति में बैठा हो, जुपिटर किसी अशुभ प्लैनेट के साथ में बैठा हो, शत्रु ग्रह के साथ में बैठा हो, तो हम जुपिटर का उपाय करेंगे, जुपिटर को सही पोजीशन पे हम उसको पहुंचाएंगे। तो तीसरे साल हम इस प्लैनेट से संबंधित उपाय करेंगे। चौथे साल में हमको शनि को देखना है और हमको 10th हाउस देखना है। 4th हाउस में अगर चौथे साल में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमको शनि को देखना है कि शनि किस पोजीशन पे है, और हमको 10th भाव को देखना है कि 10th भाव की स्थिति क्या बनेगी। इसी तरीके से जब 5वां साल हो तब भी हमको शनि को देखना है और हमको 11th हाउस देखना है कि शनि खराब तो नहीं हो रहा है या 11th हाउस की स्थिति कैसी बनी हुई है।
सिक्स हाउस जब छठवें साल का बच्चा हो तो हमको बुध को देखना है, और हमको देखना है छठवां घर, कि छठवां घर किस स्थिति में है। कहीं सिक्स हाउस तो खराब नहीं हो रहा है, कहीं सिक्स हाउस में कोई प्लैनेट नीच का तो नहीं है, वीनस तो नहीं बैठा हुआ है, तो वीनस का उपाय करेंगे। और हम बुध को देखेंगे, अगर मान लीजिए सिक्स हाउस में हमको वो समस्या नहीं मिल रही है, सिक्स हाउस खाली है, किसी की निगेटिव दृष्टि भी वहां पर है, तो हम बुध को देखेंगे कि बुध की सिचुएशन क्या है। अगर बुध मान लीजिए खराब है, 12th हाउस में बैठा हुआ है, 9th हाउस में बैठा हुआ है, खुद 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो हम बुध का उपाय करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर उम्र 7वीं साल चल रही है, तो हमको सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखना है, और हमको देखना है शुक्र। सेकंड हाउस की अगर स्थिति गड़बड़ होगी तो 7वें साल में प्रॉब्लम आ सकती है, और शुक्र अगर गड़बड़ होगा तो 7वें साल में प्रॉब्लम आ सकती है। 8वें साल की प्रॉब्लम को देखने के लिए हमको हमको सूर्य को देखना होगा, और हमको देखना होगा पंचम भाव को, कि 5th हाउस की सिचुएशन कैसी है और सूर्य की सिचुएशन कैसी है 8वें साल के लिए। 9वें साल के लिए हमको अगेन 6th हाउस को देखना होगा और बुध को देखना होगा। 9वें साल के लिए हमको बुध को देखना होगा और 6th हाउस को फिर से देखना होगा। ठीक है। और 10वें साल के लिए हमको खाना नंबर 12 को और जुपिटर को, इसके द्वारा उस कुंडली का हमको ट्रीटमेंट करना होगा। और लास्ट 11वें साल के लिए हमको फर्स्ट हाउस को देखना होगा, 11 साल के लिए फर्स्ट हाउस को और मंगल को। तो इस तरीके से ये नाबालिग कुंडली का हम उपाय करेंगे, या नाबालिग कुंडली की हम प्रेडिक्शन करेंगे। उपाय नहीं, मान लीजिए इन घरों की स्थिति बहुत अच्छी है, ठीक है, तो ऐसा भी है उस बच्चे को बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे होंगे, ऐसा थोड़ी ना कि वो खराब ही हो रहा हो, है ना। इस साल अगर मान लीजिए स्थिति अच्छी बनी हुई है तो रिजल्ट अच्छे भी मिल सकते हैं। जैसे बच्चे की मान लीजिए पहला साल चल रहा हो, और 7th हाउस भी बहुत अच्छी कंडीशन में है, और वीनस भी अच्छी कंडीशन में है, तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और अगर गड़बड़ हो रहा है तो 7th हाउस पे आप देख लो, 7th हाउस से संबंधित कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, 7th हाउस खराब तो नहीं हो रहा है, या वीनस को देख लो, है ना। किसी भी तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं। ये डिसाइड करेगा नाबालिग कुंडली के बारे में। सर सर बुध हमने क्वेश्चन 2 बार किया, 6th ईयर में भी और 9th ईयर में भी, है ना, और इस दोनों में 6th हाउस ही आया है। हम्म। ठीक। नहीं, छठवें ईयर में हमने वो तीसरा खाना लिया, तीसरा खाना और बुध। मैंने गलत लिख दिया है क्या? आपने शायद 6th हाउस बोल दिया था। सॉरी 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 सॉरी। थर्ड आएगा। थर्ड आएगा, यहाँ पर थर्ड आएगा, 6th हाउस आएगा यहाँ पर, नाइन्थ ईयर। 9th में आएगा। ठीक है हाँ। सर, ठीक। सर अगर जैसे सूर्य बोल रहे हैं 8th हाउस में, तो उसके साथ सूर्य के साथ कोई और भी अगर ग्रह है तो भी हम्म। हम उनको इग्नोर करते हुए सूर्य की ध्यान देखते हुए देखेंगे, माने मल्टीपल प्लैनेट्स अगर बैठे हैं तो। हाँ, नहीं नहीं, जैसे मान लीजिए पंचम भाव को हमने बताया कि 8वें साल अगर कोई खराब परिणाम आ रहे हैं, तो पंचम भाव पे नजर मारिए। पंचम भाव में मान लीजिए खराब शनि बैठा हो, पंचम भाव में मान लीजिए राहु बैठा हो, तो हमको 5th हाउस में जो भी प्लेनेट अशुभ स्थिति में बैठा होगा, जो पंचम भाव को खराब कर रहा होगा, उसका हम उपाय करेंगे। अगर पंचम भाव ठीक है, मान लीजिए कोई नहीं बैठा है और यहाँ पे अच्छे प्लेनेट भी बैठे हुए हैं, लेकिन सूर्य खराब हो रहा है, मान लीजिए सूर्य और राहु की युति हो रही है, तो हमको सूर्य को देखना होगा, हमको सूर्य को किसी तरीके से मुक्त करना होगा, सूर्य सूर्य से संबंधित उपाय करेंगे। सर एक क्वेश्चन है। हम्म। सर, ये पहले साल से हम शुरू करेंगे और हम्म। हम शुक्र को प्रबल करेंगे, हम्म। ठीक है सर। तो हम्म। मान लो सपोज करो सारे हाउसेस जो हैं, सारे प्लेनेट जो हैं 11th हाउस में बैठ गए, ठीक है। हम्म।
सपोज कीजिए, तो अब हम्म। उसके अंदर जो जहाँ जैसे शुक्र बैठा 11वें हाउस में, तो हम उसका उपचार करेंगे पहले। बिल्कुल। और सर ये सेवंथ हाउस को कैसे करेंगे, क्योंकि 1 4 7 में तो सेवंथ वैसे ही वो तो शुक्र को हम 7 के लिए कर रहे हैं। नहीं नहीं, हमने जैसे मान लीजिए नाबालिग कुंडली बनी हुई है, ठीक है, हाँ जी। और पहले साल में बच्चे की बहुत सेहत ज्यादा ही खराब है या समस्या आ रही है, और जी सेवेंथ हाउस में मान लीजिए राहु बैठा मिल गया, सर, वो उस केतु टाइम बैठा का मिल गया। जो उस टाइम का जो चलित, मतलब उस टाइम की जो कुंडली जो होगी उस वर्ष फल में, हम्म। उसके हिसाब से देखेंगे नहीं नहीं, सेवंथ हाउस। वर्ष फल के हिसाब से नहीं देखेंगे, नाबालिग कुंडली उसकी अपनी कुंडली होगी, वर्ष फल तो काम ही नहीं करेगा यहाँ पे। सपोज कीजिए ना सर, बच्चा कोई पैदा काम नहीं हुआ है। करेगा वर्ष फल यहाँ पे, 12 साल तक नाबालिग कुंडली का वर्ष फल नहीं देखना है। सर पहले साल का देखना है ना सर, बच्चा पैदा हुआ तो पहले साल तो वहीं से शुरू हो हमको जाएगा। सिर्फ अपनी उसकी जन्म पत्री देखनी है, बस कोई वर्ष फल तो नहीं सर देखना। उसमें 1 4 7 10 तो खाली रहेंगे। 1 4 7 10 खाली रहेंगे तो फिर हमको उसको वीनस भी तो मैं बोल रहा हूँ साथ में, आप वीनस को देखो ना। ठीक है, मतलब सातवें घर का इसलिए देख रहे हैं सर, वीनस की वजह से ना। हाँ, हाँ तभी मुझे ही पूछना था ये सर। दोनों चीज बताया मैंने, खाना भी बोले हैं, हाउसेस भी बोले हैं, और वो प्लेनेट भी बोला है। तो दोनों जगह स्थिति गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक तो ये बोला कि खाली है, मैंने ये भी बोला नाबालिग कुंडली तब भी बनेगी, या अगर मान लीजिए 1 7 4 10 में बुध सिर्फ बैठा हो, नाबालिग कुंडली तब भी बनेगी जी। जब चाहे शनि बैठा हो, चाहे राहु बैठा हो, चाहे केतु बैठा हो। जैसे मान लीजिए राहु राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हो, केतु सेवेंथ हाउस में बैठा हो, और शनि जो है फोर्थ हाउस में बैठा हो, तब भी नाबालिग कुंडली है वो। जी जी जी। या 10th हाउस में बुध बैठा हो, या फोर्थ हाउस में बैठा हो और कोई प्लेनेट ना हो, तब भी नाबालिग हम्म। कुंडली है वो। ठीक है। ठीक है सर। है ना, तो कोई जरूरी थोड़ी है 7th हाउस खाली हो, यहाँ पे कोई प्लेनेट भी हो सकता है, पापी प्लेनेट शनि बैठ जाए। हाँ, 3 में अब से। एक बार तो शनि को आप देखोगे, आप जैसे ही बच्चे का चार्ट उठा के देखोगे, तो आप देखोगे और 7th हाउस में शनि बैठा है, वाह ये तो उच्च का बैठा हुआ है, लेकिन हम्म नाबालिग कुंडली बन गई है। ठीक है सर। वो शुरुआत के ईयर्स में समस्या देगा, और 70 साल के बाद उसको समस्या मिलने लगेगी। एक बार अगर मान लो 12 साल निकल गए सर, वो जो जो भी प्रॉब्लम आई जो हाँ, अगर कंडीशन मान लीजिए 12 साल निकल जाते हैं, फिर ये नॉर्मल लोगों की तरह चार्ट काम करेगा। स्टार्ट करेगा, और फिर उसके 70 मतलब 70वें साल के बाद ही हाँ उपचार हो सकता है। हाँ, 70 साल के बाद में फिर ये सिचुएशन आ सकती है कि कुंडली सक्रिय हो जाएगी, उसके साथ में कोई भी समस्या घटित हो सकती है, या हो सकता है अचानक कोई बीमारी हो जाए, या अचानक एक्सीडेंट हो जाए, या कुछ भी हो जाए, या कोई परिवार के ऊपर समस्या आ जाए, कुछ भी आ जाए, उस व्यक्ति के ऊपर समस्या आनी आनी। राइट सर। ठीक है सर जी। है ना, तो तो ये सर, ये अवस्था किसी का भी हो सकता है ना सर? अगर वो 40 साल का भी इंसान है और उसमें ये अगर ऐसा सिचुएशन आ गया, तो वो भी, मैंने वो वर्ड नाबालिग वर्ड थोड़ा सा लग रहा है कि बच्चों के लिए ही खाली चार्ट ऐसा नहीं दिखता है, नहीं ऐसा नहीं लग नहीं, रहा है। नाबालिग कुंडली बोला मैंने, अच्छा, कुंडली बोला गया। नाबालिग कुंडली बोला, क्योंकि हाँ, अच्छा। बुढ़ापे में भी जब एज ढलती है ना, तो अधिकतर जो है ना, वो आदमी की सोच और उसकी हरकत और वो सेंस जो है ना, वो लगभग लगभग वो सेम सिचुएशन बन जाती है, वो बचपन वाली और वो वाली। हम्म। है ना, कई चीजों में। हाँ हाँ, लेकिन ये तो लग्न चार्ट को ही हम लोग बोल रहे हैं, तो ये तो एक इंसान का जब भी हम कुंडली चेक कर ले, चाहे वो 40 साल का हो, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, चाहे कभी भी हो, तो उस सिचुएशन में नाबालिग कुंडली उसका बन सकता है। और अगर हाँ बन जाता है तो ऐसे देखना है, प्रेडिक्शन जैसे आपने बताया अभी तक। हाँ, ये नहीं नहीं, करेक्ट। ये प्रोडिक्शन हम्म। हमको शुरुआत के 1 से 12 साल की शुरुआत तक, और 70 साल के बाद यूज करनी है सेम से, इस जो मैंने बताया कि इस तरीके से। बाकी अच्छा। आजीवन तो उसका दूसरे जिस हिसाब से लाल किताब के रूल चलेंगे, वर्षफल चलेगा, लाल किताब की दशाएं चलेंगी, महादशा चलेगी, बाकी रूल तो सेम लगेंगे। ओ, ऐसा क्या? सिर्फ अच्छा, तो हमको इवन तो एक से नाबालिग बारह रहेगा। साल तक ही हम्म। हमको देखना है, एज ए नाबालिग कुंडली कंसीडर करनी है 1 से 12 साल तक, और 70 साल के बाद करेक्ट करेक्ट। हमको ओके। नाबालिग कुंडली कंसीडर करनी है। बाकी सालों में मतलब 12 साल के बाद, 12वें साल से लेके 70वें साल तक, 69वें साल तक, हम उस कुंडली को, उस व्यक्ति की कुंडली को हम आम कुंडलियों की तरह कंसीडर करेंगे, आम कुंडलियों की तरह उस पर रूल्स लगाएंगे। इवन तो उसमें ये सारे सिचुएशन बनते रहेंगे तो भी हाँ नाबालिग का, हाँ समझिए, हाँ थैंक यू। हाँ हाँ।
उस समय 12 साल के बाद उसका वर्षफल काउंट होने लगेगा। 12 साल तक उसकी वर्षफल कुंडली हम नहीं बनाएंगे, वर्षफल कुंडली के हिसाब से उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे जिसकी भी नाबालिग कुंडली होगी, या 70 साल के बाद भी यही सिचुएशन होगी। उसके ऊपर हम फिर ये वाले रूल लगाएंगे जो अभी मैंने बताया आपको। इसके बाद में दो बड़े कॉन्सेप्ट हैं, एक मसनूई ग्रह का। मसनूई ग्रह सिर्फ बता देना कि ये प्लैनेट मिलके इस तरीके से एनर्जी काम करती है, इस तरीके से नहीं होगा। इसको पूरी तरीके से हम लोग बात करेंगे मसनूई प्लैनेट पे कि ये एनर्जी काम कैसे करती है, इसके थ्रू हम उपाय कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे हम मसनूई ग्रह को स्थापित कर सकते हैं, और कहाँ पे हम मसनूई ग्रह की एनर्जी को हम निकाल सकते हैं किसी प्लैनेट से। बहुत सारे इसमें मैं आपको चीजें बताऊंगा कि कैसे इसको यूज किया जा सकता है, इसको प्रयोग किया जा सकता है। और उसके बाद में आता है कुर्बानी के बकरे। कि कुर्बानी के बकरे कहने मतलब लाल किताब की भाषा है ये, कुर्बानी के बकरे कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई प्लेनेट खराब होता है तो वो खुद खुद भी खराब होता है, और अपना जो वो खराब जो रिजल्ट है वो दूसरे प्लेनेट के ऊपर भी डाल देता है। ठीक है, तो ये बड़े चैप्टर हैं, ये पूरी एक क्लास में कवर होगा, तो आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। ठीक है, तो कुछ डिस्कशन करना हो, कुछ बात करनी हो, कोई चीज पूछना हो इसी टॉपिक से रिलेटेड, जो हम शुरुआत से लेके क्लास 1 से लेके अब तक जो हमने पढ़ाया, उसके बारे में अगर कोई चीज पूछनी हो तो आप लोग पूछिए। कोई है क्वेश्चन या सर एक सारा चीज क्लियर है? जी, सर एक चीज रुपेश जी, कंफर्म करना है। पूछिए, आप पूछिए। हाँ जी सर, जैसे दृष्टियों के उसमें देखा था सर मैंने, तो 100%, 20%, 50% ऐसा था सर, अलग अलग, है ना सर? हम्म हम्म तो हम्म 100% की तो तीन ही दृष्टियां हैं मेन, हम्म। और बाकी 20% और 50% में अलग अलग है सर। 50%, 25%। जिग जैग बनता है तो 50% है, 20% की चार है सर, इफ आई एम ट्वेंटी नॉट फाइव रॉन्ग। परसेंट की 4 है। हाँ 25%, हाँ जी। ठीक है सर। तो ये 25%, 50% और 100% में सर क्या प्रभाव, जिस तरह थोड़ा सा आप मतलब वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, परसेंट से आप समझो ना कि परसेंट कहने का मतलब क्या है। परसेंट के 100% का मतलब ये हुआ कि ये प्लेनेट दृष्टि डालकर पूरी तरीके से अपनी दृष्टि यहाँ पर बनाए हुए है ना, या मतलब पूरा प्रभाव दे अगर रहा अगर उसको उस प्लेनेट को अपनी दृष्टि डाल के अच्छा कर रहा है तो पूरी तरीके से उसको अच्छा कर रहा है। है ना। ओके। हर चीज में वो इन्वॉल्व है, उसके पूरा 100% इन्वॉल्व है उसके कामों में वो। फिफ्टी और परसेंट मतलब 50% इम्पैक्ट आएंगे, कुछ चीजों में इम्पैक्ट आएंगे, कुछ चीजों में इम्पैक्ट नहीं आएंगे। ट्वेंटी फाइव वो परसेंट उससे भी कम रहेगा कि चलो ठीक है, वो देख रहा है मुझे, मुझे सारी चीजों पे हमारा फोकस नहीं है इसका, कुछ ही चीजों पे। सर वो अब वो हमको सर्कमस्टांसेस से। सिम्टम्स मैच करने होंगे सामने वाले से कि हाँ ये वो। दृष्टि संबंध किस चीज पे काम कर रही है और किस चीज को इग्नोर कर रही है, वो हम्म हमको हम्म पूछना पड़ेगा। उस प्लैनेट के कारक तत्वों को संबंधित, जैसे मान लीजिए 25% की दृष्टि की अगर हम बात करें, जैसे ये सेकंड हाउस और 12th हाउस में 25% दृष्टि लगती है, या जी सेकंड हाउस से 6th हाउस में 25% दृष्टि आती है। ठीक है, अब सेकंड हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा हो, जैसे मान लीजिए सेकंड हाउस में बुध बैठा है, ठीक है, जी। और 6th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, हम्म तो यहां पर हम उससे कुछ चीजें कंफर्म करेंगे। हो सकता है उसकी माँ की सेहत खराब हो सकता है माँ की सेहत सही भी हो, तो उसकी मन की स्थिति बिगड़ी होगी। वो सही भी हो सकती है, तो हो सकता है पैसे की स्थिति बिगड़ी हो। लेकिन हम्म अगर ये सिचुएशन 100% दृष्टि पे लग गया, जैसे सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठा हो और 8th हाउस में बुध बैठा हो, तब तो चंद्रमा से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी सब खराब होंगी, ये 100% श्योर हो जाएगा। समझे बात हम्म, को, इस तरीके से काम करेगा ये। ठीक है सर।